हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता जो आपको जीएस करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था कि हम अपनी पूरी टीम के साथ बीपीएससी का पूरा कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसी पे आज से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन करवाएगा, जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए आज हम सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन एवं पोषण। तो इस पे बात करेंगे हम कुछ काफी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ नई नई चीजों को स्टार्ट करेंगे। नई चीजों की यूट्यूब पे चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन करवाएगा, जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए आज हम सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन एवं पोषण। तो इस पे बात करेंगे हम कुछ काफी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ नई नई चीजों को स्टार्ट करेंगे, नई चीजों की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले जो है हम शुरू करेंगे क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन है, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि कहलाती है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमें जो हमारे शरीर की सारी मरम्मत होती है, उन सारी चीजों के लिए, हमारे शरीर को कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, इन सब चीजों के लिए कौन सा ऐसा मेथड है जिसे हम आजमाते हैं, जिसे चलाते हैं, तो वो है हमारा न्यूट्रिशन। देखो, इसे अब यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, अब वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, वसा नहीं है। न्यूट्रिशन यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर आते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, और उसके बाद ही हम क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी या परपोषी। हिंदी में से स्वपोषी या परपोषी बोलते हैं। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी हो गए, जैसे कि आपके जो भी सारे प्लांट्स वगैरह हैं वो आपके स्वपोषी हो गए। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम लोग हैं, हम अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर हैं, प्लांट्स पे निर्भर हैं, तो हम लोग हो गए क्या, परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके जनरली रहते हैं। इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो फूड का कंपोनेंट नहीं है, आपको ये बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर। वैसे तो अगर मैं जाऊं तो ये सारे ऑप्शंस को मैं सही कह दूं, ठीक है, लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये तो भैया आपके न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फाइबर की, तो फाइबर, अगर यहाँ पर फाइबर की जगह रफेज लिखा होता तो मैं कहती ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे ही ऑप्शंस आपके सही हैं, लेकिन अब इसने, वैसे रफेज के अंदर भी आपका फाइबर ही आता है, अलग सा कुछ नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अगर ऑप्शन मैं मानती हूं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज, ये सारे हमारे 7 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डाइट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए। अब सबसे पहले नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अगर ऑप्शन मैं मानती हूं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज, ये सारे हमारे 7 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डाइट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए। अब ये सारे ऑप्शंस को मैं सही कह दूं, ठीक है, लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये तो भैया आपके
न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फाइबर की, तो फाइबर, अगर यहाँ पर फाइबर की जगह रफेज लिखा होता तो मैं कहती ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे ही ऑप्शंस आपके सही हैं, लेकिन अब इसने, वैसे रफेज के अंदर भी आपका फाइबर ही आता है, अलग सा कुछ नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अगर ऑप्शन मैं मानती हूं तो इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज, ये सारे हमारे 7 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डाइट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए। अब सबसे पहली अगर मैं बात करती हूँ ना, यहाँ पे 2 चीजें हैं मेन। कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको कैसे याद रखना है बच्चों, इसको कैसे याद रखोगे? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहां पे मैं लिख रही हूं, इसको याद रखना। इंस्टेंट सोर्स, ये है आपका कार्ब, यानी कार्बोहाइड्रेट। और अगर मैं बात करती हूं फैट की, तो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फैट क्या हो जाता है आपका? रिच सोर्स। अब ये दोनों बातें याद रखना बच्चों, ये चीजें भूलनी नहीं है आपको बिल्कुल भी, कि भैया इंस्टेंट सोर्स क्या है और रिच सोर्स क्या है। इंस्टेंट सोर्स जो आपको एकदम से सामने ही जाते हुए एनर्जी दे दे, दैट इज योर इंस्टेंट सोर्स। और फैट क्या है? रिच सोर्स, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें फैट में आपकी एनर्जी होती है, लेकिन वो इंस्टेंटली काम नहीं करती, नहीं, याद रखना, ठीक है। जो आपका क्या है इंस्टेंट, जैसे आपने ऐड देखा होगा ना, ग्लूकोन डी का ऐड आता है टीवी पे, बच्चा बाहर खेल रहा है और फिर सन के ऊपर पाइप लगा के मुंह पे बढ़िया से उसने उसका सारी एनर्जी सक कर ली, फिर घर पे गया उसकी मदर ने उसको क्या पिलाया? ग्लूकोन डी, एंड देन स्ट्रॉन्ग, फिर से वापस से खेलने चला गया। मतलब उस ग्लूकोन डी में क्या है, क्या मौजूद है? आपका कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट के मौजूद होने की वजह से ही वो क्या कर रहा है, उसको इंस्टेंट एनर्जी वहीं पे मिल रही है। अगर आप शुगर खा लें, चॉकलेट खा लें, whatever you are eating which is carbohydrate, that will give you energy, वो आपको क्या दे देगा बच्चों? एनर्जी दे देगा। अंडरस्टैंड दैट। तो ये बात हो गई हमारी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following are called macronutrients? अब आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो 2 तरीके के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। मैक्रो और माइक्रो क्या होते हैं? जैसे आपके बच्चा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको बृहदाणु हिंदी में कहते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको लघु अणु या फिर सूक्ष्म अणु कहते हैं। तो आपके जो मैक्रो हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इससे पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ, आप खुद ही आंसर कर लेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट और प्रोटीन, ये तीनों आपके आते हैं बच्चों किसके अंदर? ये तीनों आ जाते हैं आपके मैक्रो यानी कि बड़े। अब माइक्रो की बात करते हैं तो विटामिन और मिनरल, ये दोनों आते हैं आपके किसके अंदर? माइक्रो यानी कि छोटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है जो आप सही कर सकते हैं देखते ही? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो ये सवाल था, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमने बात करी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। Which of the following are the micronutrients? अब इस सवाल का भी तो जवाब आपको साथ ही मिल गया। विटामिन एंड मिनरल्स, these are the micronutrients, सूक्ष्म। कार्बोहाइड्रेट से बहुत क्वेश्चन आते बच्चे। Which component of food are called body builder? अब ऐसे कंपोनेंट्स कौन से हैं फूड के जो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है या बॉडी बिल्डअप करते हैं, कौन से ऐसे होते हैं बता सकते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जाते हो जिम में बॉडी बनाने, क्या देता है जिम ट्रेनर? प्रोटीन शेक पियो,
ठीक है, या भैया इतने चम्मच प्रोटीन डालो, इसके साथ पे पियो, ऐसे पियो, ये पियो, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है प्रोटीन के लिए, डब्बे भर भर के प्रोटीन लेके आ जाते हो। तो प्रोटीन क्या कर रहे हो आप वहां पे, आपने जो आपके टिश्यू वहां पे आप वर्कआउट करते हैं ना, तो टिश्यूज हमारी सेल्स काफी सारी रैप्चर भी हो रही होती है, इतना हैवी सारी चीजें उठा रहे होते हैं, अंदर बहुत सारा मरम्मत का काम लगातार चलता रहता है, तो हमें बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है अपने शरीर के लिए। ठीक है, तो हम इसीलिए प्रोटीन को एक बॉडी बिल्डर भी कहते हैं बच्चों। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोटीन इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। हमारा एनर्जी का काम नहीं है प्रोटीन। अब यहाँ पे भूल जाना बिल्कुल भी कि मैम भाई एनर्जी दे रहा है प्रोटीन, तो एनर्जी के लिए खाए, नहीं। एनर्जी सबसे गलत ये वाला पॉइंट है, एनर्जी सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, फिर आपको कौन देगा, दूसरा आपका फैट, आपको प्रोटीन एनर्जी नहीं देता है, अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो आपको प्रोटीन क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट मरम्मत का सारा काम है, ठीक है, तो वो सारा काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, हमारा कौन नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं करेगा। अगर आपको मैं ना सुनसान वीराने पे ऐसे छोड़ दूं और 2 दिन के लिए आपको ना खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए, तो सबसे पहले आपका जो बॉडी का जितना कार्बोहाइड्रेट है वो खत्म हो जाएगा, और जब वो सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म, फिर भैया काम करेगा आपका फैट। फैट तब तक काम करते रहेगा जब तक आप ऐसे स्केलेटन से नहीं बन जाते, टिंगड़े से। तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी का फैट आपको एनर्जी देने के लिए लग जाएगा। अब वो पूरी बॉडी का फैट खत्म हो गया, तो तब जब कोई रास्ता नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, तब जाके प्रोटीन थोड़ा सा एनर्जी देने की कोशिश करता है, और इतने में अगर कोई आपके बचाने के लिए आ गया आपको, तो ठीक, नहीं तो फिर गए, फिर आप जिंदा नहीं रहोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द एनर्जी प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो ऊर्जा उत्पादक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन। इसका आंसर भी आपको शायद मिल ही गया होगा, और बहुत अच्छा और बहुत आसान आंसर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे सोर्स हैं एनर्जी के, वो हमें एनर्जी देते हैं। हमारा प्रोटीन नहीं देता हमें एनर्जी, वो सिर्फ ग्रोथ के लिए काम आता है, विटामिन भी नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। निम्नलिखित में से किसे मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा जाता है। विटामिन एंड मिनरल, विटामिन एंड वाटर, मिनरल्स एंड रफेज, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। तो आपके जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मतलब हमारी शरीर में देखो विटामिन और मिनरल बहुत ज्यादा अमाउंट पे हमें नहीं चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे शरीर को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो की जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन ये हमारी जितनी भी अंदर शरीर की अंदर सारी क्रियाएं चल रही हैं, उन सभी क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हमें चाहिए होते हैं। Vitamin and minerals are in the form of small molecules and may of them need no digestion, और इनको डाइजेशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। Which of the following are the primary products of photosynthesis? अब भैया फोटोसिंथेसिस क्या है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा क्या बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके अपना खाना बनाना, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो निकाल देते हैं। यही आपकी प्रोसेस है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अगर मैं बहुत सारे बच्चों से ना फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस पूछ लूं, बच्चों को ये भी नहीं आती, फिर वो परेशान हो जाए, क्या भैया मैम क्या बोल रही है, पता नहीं क्या कह रही है। अब देखो जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNU से सनलाइट को दिखाते हैं, एंड chlorophyll, it gives C6H12O6 plus H2O, sorry, इसको कट कर देते हैं, यहां पे लिख देती हूं 6O2। ठीक है, तो ये मिलके हमारे शरीर में क्या बना देती है भैया, ऑक्सीजन बना देती है, और ये ग्लूकोज बन जाता है। तो अब यहां से और सवाल पैदा होता है, आगे अभी मैं पूछूंगी, यहाँ पर जो ये ग्लूकोज बन रहा है, तो ये पौधों में किस हिसाब से सेव होता है, किस तरीके से सेव होता है, हमारी बॉडी में कैसे सेव होता है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हम खाने से लेते हैं, हम तो अपने खाने से ग्लूकोज लेते हैं, तो वो ग्लूकोज बन जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके सेव हो जाता है। और जो प्लांट बॉडी में जो वो ग्लूकोज बनाते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो वो ग्लूकोज उनका जाके सेव हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। इसको याद रखना बच्चों। तो अब हमें
कौन सा प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है? अगर मैं बोलूं तो ये ग्लूकोज ही प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, जिसे हम एक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट मोनोमर इसे कहते हैं, ठीक है, वो है आपकी ग्लूकोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The elements present in the carbohydrates are, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये तो सीधा आंसर कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया है, इसी से आप बहुत अच्छे से आंसर इससे कर सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिख के बताया था अभी मैंने आपको? C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज में अब देख रहे हो क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो सही कौन सा हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बस सिंपल, काफी सिंपल सा सवाल था। अब बच्चे इसे भी गड़बड़ कर लेते हैं। ये देख लो, जनरल फॉर्मूला, ये ग्लूकोज को C6H12O6 को पूरा खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 6 दिख रहे हैं आपको, फिर ये अलग अलग O दिख रहे हैं, फिर ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके कार्बोहाइड्रेट का। अगले की तरफ पहुंचते हैं सवाल। हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज? आपको कितनी एनर्जी मिल जाती है 1 ग्राम ग्लूकोज अगर आप खाते हैं? तो यहां पर इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4.2 किलो कैलोरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ शुगर दैट द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी। हमें यही पता ही है, हम अभी यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें हमेशा एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी इसको एनर्जी की तरह इस्तेमाल करती है। ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमारी डेली नीड कितनी, अगर 1 ग्राम में हमने लिया है तो आपका 4.2 किलो कैलोरी आपकी प्रेजेंट रहती है, कितनी एनर्जी। अगले सवाल की तरफ। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैलोरीज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स इन द मोस्ट ऑफ अवर डाइट? हमारी डाइट में कितनी किलो कैलोरी हम कार्बोहाइड्रेट को देते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाता है 45। ठीक है, 45 हमें कैलोरी को लेना जरूरी है अपने आहार में कि हम काम कर रहे हैं। और भैया एक और बात इसके साथ साथ बता दूं, जैसे आप हो, आप फालतू बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं, इतनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है जितनी कि एक फिजिकल वर्क करने वाले किसी लेबर को हो, या एक लैक्टेटिंग मदर को हो जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी को हो, या फिर वो छोटा सा बच्चा हो। तो अंतर कई बार ये वेरी कर जाता है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जितना एक नॉर्मल इंसान को चाहिए दूसरे को भी उतना ही चाहिए होगा, उसको थोड़ा सा अलग चाहिए हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वो कौन सा वर्क कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी एनर्जी उसमें लग रही है, ये डिसाइड करेगी कि उसे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड? अब मोनोसैकेराइड क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे 3 टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको बताती हूँ अच्छे से। 3 टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहला होता है मोनो, दूसरा होता है ओलिगो, और तीसरा होता है पॉली। मोनो, ओलिगो और पॉली, इसको भी ऐसे लिखेंगे मोनोसैकेराइड, हिंदी में भी इसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ही बोला जाता है। तो कौन सा होता है मोनो? और देखो जैसे आपका ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मोनोमर है, मोनो यूनिट है। ठीक है, और आपकी ओलिगो यानी कि 2 या 2 से 10 के बीच की जो भी आपकी यूनिट्स होती हैं वो आपकी क्या हो जाती है? ओलिगो हो जाती है। के अंदर 2 से लेकर 10 तक आ सकता है, गैलेक्टोज हो गया आपका, लैक्टोज हो गया। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च आ जाता है या फिर सेलुलोज आ जाता है आपका, ये सारे आपके पॉलीसैकेराइड्स यानी कि बड़े, बहुत बड़े, पॉली का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट का होना। तो यहां पर ये पूछ रहा है मोनोसैकेराइड के उदाहरण है। अब आप बता सकते हैं, आपको क्या लग रहा है इसको देख के, क्या आपका सेलुलोज और ग्लूकोज होगा? नहीं, सेलुलोज बहुत बड़ा है। सेलुलोज स्टार्च होगा? नहीं, ये भी बहुत बड़ा है। गैलेक्टोज और माल्टोज होगा? नहीं, ये आपके तो ओलिगो में आ जाते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमारे कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगले सवाल की तरफ, ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स। अब मैंने अभी अभी ही आपको बताया था लगभग 2 और 10, ठीक है, मैंने क्या बताया था, 2 और 10 मोनो शुगर से मिलके आपके ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। इसको कई बार डाइसैकेराइड्स भी बोल दिया जाता है, डाई का मतलब होता है 2, तो इसीलिए इसको ओलिगो लिया जाता है। 2 to 10 मोनो शुगर्स के अंदर होती हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड्स बोला जाता है। 2 to 10 मोनो शुगर, ठीक है, आपस में जुड़ी रहती है एक दूसरे के साथ में। Which of the following are the examples of polysaccharide? अब देखो अभी अभी मैंने जो बताया था उसी से इसका आंसर भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखो सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। अब ग्लूकोज तो यहाँ पे क्या है, मोनोमर, एक यूनिट, मोनोसैकेराइड, तो ये ऑप्शन तो सीधे हटा दो। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और स्टार्च सिर्फ, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हैपरिन। अब आपको ढूंढना है भैया इसमें से कौन सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हैपरिन, ये तीनों आपके क्या हैं, मोनो नहीं पॉलीसैकेराइड्स, मोनो, डाई और पॉली, तो ये हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। काइटिन, हाइलुरोनिक एसिड आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये आपके इंसेक्ट्स में पाया जाता है काइटिन, या कई लोग इसे चिटिन भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका पॉलीसैकेराइड है। अगले सवाल की तरफ, द ह्यूमन बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था ना हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज बनता है वो हमारा जाके किसकी तरह सेव हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव हो जाता है ना, तो सीधे सीधे आंसर इसमें किसका कर देंगे, ग्लाइकोजन। और मैंने प्लांट्स में कैसे होता है से बताया था, स्टार्च के फॉर्म में, हमारी बॉडी में सेव हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। Once the carbohydrates are absorbed from food, then they are carried to the liver. हाँ, ये भी याद रखना। अच्छा, मैं आपको ये तो बताना ही रह गया। देखो, जैसे हमारे जो भी हमने क्या खाया, ग्लूकोज को खाया, लिया है अपने खाने के साथ में कंज्यूम किया है, अब वो ग्लूकोज क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर जाके, वो जो लीवर है वो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके रह जाता है, और उसके बाद वो आपका वहां से बनते हुए कहाँ जाते रहता है, तुरंत आपका जाते रहता है। और ऐसे ही फिर जिस समय हमें जरूरत होती है ग्लूकोज की, तो उस समय हमारा वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज देता रहता है, छोड़ता रहता है ब्लड स्ट्रीम में। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लूकोज, तो इसी से आप ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मदद से इसका आंसर दे सकते हैं, कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को सेव करके रखता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर। तो आंसर सीधे करा देंगे लीवर एंड मसल्स, ये वाला ऑप्शन बी के साथ। लीवर कैन ओनली स्टोर अबाउट 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मसल्स कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन। अब हमारी मसल्स ये हमारे लीवर तो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम कर रहा है, लेकिन हमारा जो मसल्स हैं ये लगभग 500 ग्राम को क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, द ब्रेन एंड आरबीसीज नीड एनर्जी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ, अब जो ब्रेन है और जो हमारी आरबीसीज हैं कैसे अपनी ऊर्जा के स्रोत में आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, फैट की, एंजाइम्स की, तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। प्रोटीन तो एनर्जी देगा नहीं, फैट देगा नहीं, इंस्टेंट नहीं देगा, और एंजाइम देगा नहीं, तो आपका बचता है ग्लूकोज, तो हम चले जाएंगे ग्लूकोज के साथ। Blood glucose levels are tightly regulated because glucose is the primary energy source, instant energy source, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देखते हुए चलते हैं। The main function of carbohydrate is to provide energy, but they also play important role in the structure and function of cells, tissues and organs. और ये क्या काम करते हैं, सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में भी अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जीज दे। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी, बनाना, मैंगो, पपाया, जो भी मीठे सारी चीजें हैं उन सब में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटोज में भी काफी ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसका नाम होता है स्टार्च, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस
जिनके साथ में हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के एक टॉपिक को पढ़ा है, समझा है, जाना है। इससे रिगार्ड में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, जिससे कि हम थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको मदद पहुंचाएं। अगली क्लास में हम जरा उसे जरूर सोचेंगे आपको बताने की, कैसे हम आपको क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम आपको समझा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आइए और जुड़िए। थैंक यू सो मच।